साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9। और यूनिट 9 में हम आपके लिए लेकर के आ गए टॉप 100 एमसीक्यूज। देखिए, अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि एमपीपीएससी ने पहली बार यहाँ पर यूनिट वाइज डिवाइड किया है। ठीक है, तो यूनिट 9 में जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसी को नहीं पता किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है तो करंट अफेयर के प्रश्न आपको यूनिट 9 में देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के तो नॉर्मल प्रश्न आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हो गया, इलेक्ट्रॉनिकी हो गया, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सबसे रिलेटेड करंट के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि पिछले 6 महीने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो जो नई चीज़ें हुई हैं, जो जो नए इनिशिएट लॉन्च किए गए हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपका चंद्रयान हो गया, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें हैं वो आगे आपको प्रश्नों में देखने को मिलने वाली हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्नों को भी कवर किया है। पिछले 6 महीने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो जो हुआ है उन सबको भी हमने इसमें कवर किया है, क्योंकि किसी को नहीं पता है किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है रैपिड रिवीजन का। रैपिड रिवीजन का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, कल वाली वीडियो में आप जाकर के उसको देख सकते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जहां पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। साइबर सिक्योरिटी से शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से साइबर पर पीछा करना क्या कहलाता है? हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर प्लानिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मली किसी का पीछा कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि वो मुझे स्टॉक कर रहा है। ठीक है, और अगर आप इसी स्टॉक को अगर आप साइबर के थ्रू करते हैं या फिर कंप्यूटर पे करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? साइबर स्टॉकिंग कहेंगे। नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा लॉजिक के हिसाब से भी आप अपना इसका आंसर दे सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत कम पैसों के लिए साइबर के माध्यम से चोरी करना क्या कहलाता है? बताइए। सलामी अटैक, साइबर अटैक, अमाउंट अटैक, या फिर रीजनेबल अटैक। आइए आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर? सही आंसर है ए, यानी कि सलामी अटैक उसे हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल अपन मान लीजिए एसबीआई का बैंक है, ठीक है, और किसी एक ब्रांच की बात कर लेते हैं, उसमें लगभग 10,000 लोगों के खाते हैं। ठीक है, नॉर्मली 10,000 लोगों के खाते हो ही जाते हैं। ठीक है, अब एक बंदा क्या करता है कि सबके खाते से 2-2 रुपए निकालता है एक दिन में। ठीक है, एक दिन में 2-2 रुपए निकाल रहा है। नॉर्मली 2 रुपए कट जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है ना। तो लेकिन उस सामने वाले बंदे के पास में तो 20,000 रुपए पहुंच गया ना। तो ऐसे ही अटैक को सलामी अटैक कहा जाता है। बहुत कम अमाउंट में पैसे को चोरी करना साइबर के माध्यम से, इसे हम सलामी अटैक कहते हैं। ठीक है, और ऐसे बंदे को कैसे याद कर सकते हैं? भाई यार, सलाम है, तुम्हें 2-2 रुपए करके सबके मतलब कमाई कर ले रहे हो, अलग ही भीख मांग रहे हो तुम, ठीक है ना। साइबर के माध्यम से भीख मांगना सलामी अटैक कहलाता है, ऐसे आप मांग सकते हैं। ठीक है, पर वो भीख मांग नहीं रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। ठीक है ना, 2-2 रुपए सबके में से निकाल लिया, एक दिन में घर बैठे बैठे 20,000 कमा लिए। ठीक है ना, तो ये सलामी अटैक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरह से आपको याद रहेगा, ठीक है ना। देखिए, रोबोट के माध्यम से किसी व्यक्ति को लक्ष्य करके लगातार उसे ईमेल भेजना क्या कहलाता है? ईमेल रैनिंग, ईमेल बॉम्बिंग, अमाउंट अटैक, या फिर रीजनेबल अटैक। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम ईमेल बॉम्बिंग कहेंगे। यानी कि लगातार लगातार आप किसी को मैसेज किए जा रहे हैं, लगातार जी मतलब मेल किए जा रहे हैं, तो ऐसे आप तो कर नहीं पाएंगे, आपके पास इतना समय नहीं है। तो इसमें क्या होता है, रोबोट को सिखा दिया जाता है कि भाई तुमको ना हर 10 मिनट के अंतराल पर इस बंदे के पास में ईमेल करना है। तो रोबोट को तो जो एक बार समझा दिया तो समझा दिया, बोला यस बॉस, तो फिर लगातार मेल पहुंचते ही जाएगा, पहुंचते ही जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, साइबर के माध्यम से लालच देकर के धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है? स्टेकिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति को लालच देकर के उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेना, धोखाधड़ी करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। यानी कि आप इंटरनेट पर किसी से मिले, ठीक है ना, उसको आपने बताया कि ऐसा है, मैं यहाँ पर जो है मतलब कि बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ आर्मी में, और ऐसे ऐसे मेरी पहुंच है, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। ठीक है ना, सामने वाला बंदा भी एकदम इंप्रेस हो गया, इस तरह से मतलब बात की गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने जो भी पैसे वैसे मांगे उसने पैसे दे दिए। ठीक है ना, तो इस तरह, या फिर कोई पर्सनल डिटेल मांगी और आपने पर्सनल डिटेल दे दी, तो इस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। यानी कि साइबर के माध्यम से लालच देकर के धोखाधड़ी करना फिशिंग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिशिंग वो मछली मारने वाला नहीं है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ऑनलाइन माध्यम से नौकरी या व्यवसाय का झांसा देकर पैसे और पर्सनल डिटेल चुरा लेना किस तरह की चोरी कहलाएगा? स्पूफिंग, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विसेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि इसे हम स्पूफिंग कहते हैं। जब बेसिकली नौकरी के लिए ही किया जाए, यानी कि नौकरी दिलवाने के लिए ही स्पेशली किसी को टारगेट करके धोखाधड़ी की जाए, तो उसे हम स्पूफिंग कहते हैं। और जो आपका फिशिंग था उसमें नौकरी की भी बात आ जाती है, उसमें व्यापार की भी बात आ जाती है, उसमें आपकी जो है पर्सनल डिटेल, कोई आपसे दुश्मनी निकालना चाहता है तो आपकी पर्सनल डिटेल को चोरी कर लेता है, तो ये सारी चीज़ें फिशिंग के अंदर आ जाती हैं। लेकिन अगर स्पेशली आपसे बोला जाए कि केवल नौकरी या फिर व्यवसाय के लिए ही किया जा रहा है, तो वो आपका स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। डीओएस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ सर्विसेज, डेटा ऑपरेटिंग सर्विसेज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि डिनायल ऑफ सर्विसेज, इसे हम डीओएस कहते हैं। ठीक है, तो डिनायल ऑफ सर्विसेज डीओएस का फुल फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सर्वर या वेबसाइट पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से ट्रैफिक बढ़ाना क्या कहलाता है? डीओएस, डीडीओएस, सर्वर हैकिंग, या फिर उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि डीडीओएस कहलाता है। ठीक है, तो डीडीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है डीडीओएस का। अब एक एग्जांपल आपको देते हैं। मान लीजिए आईफोन ने कहा कि आज शाम को 12 बजे आईफोन 6 या फिर आईफोन 7 जो भी हो लॉन्च होने वाला है। ठीक है, अब क्या होगा? अब दो तरह के लोग इसमें आएंगे। एक तो उनके मतलब कि जो ग्राहक होते हैं वो आएंगे, ठीक है, और दूसरे वो होते हैं जो कि आईफोन के विरोधी हैं। ठीक है, जैसे कोई भी मोबाइल कंपनी हो गई, अगर वो लोग ये चाह रहे हैं कि इसका जो मोबाइल है वो ज़्यादा नहीं बिके, ठीक है, तो दो लोग यहाँ पर आएंगे। पहले होंगे उसके कस्टमर, तो कस्टमर लगातार वहाँ पर सर्च करेंगे कि हाँ भाई कैसा है, क्या कैसे फीचर वगैरह हैं। और जो दूसरी सामने जो दूसरी कंपनी होगी विरोधी, वो लगातार इसलिए सर्च करेगी कि इसका जो है सर्वर हैक हो जाए, सर्वर चले नहीं। ठीक है ना, तो मतलब दुर्भावनापूर्ण तरीके से जो है ट्रैफिक बढ़ा रही है। ओरिजिनल ट्रैफिक नहीं है वो, लेकिन वो ट्रैफिक बढ़ा रही है दूसरी विरोधी कंपनी जो है, जिससे कि ज़्यादा लोग उसको खरीद ना सकें और सर्वर डाउन बताने लगे। तो इस तरह की क्रिया को हम डीडीओएस कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, इस तरह की क्रिया को कहते हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जो नकली होता है और हमारे मोबाइल में जाकर हमारी प्राइवेसी पर अटैक करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट हैकिंग, ट्रोजन हॉर्स, प्रोग्राम बॉम्बिंग, या फिर प्राइवेसी बॉम्बिंग। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ये नकली प्रोग्राम होता है, बस हमारे मोबाइल में पहुंच जाएगा, फिर हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारी प्राइवेसी है, वो सारी चीज़ें दूसरे सामने वाले बंदे को पहुंचाता रहेगा। इसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को क्रैश करने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, मालवेयर, हार्डवेयर, या फिर सलामी साइबर। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम मेलवेयर कहते हैं। आपको पता भी होगा कि जो स्पेशली बनाए इसलिए जाते हैं कि आपकी फाइल क्रैश हो जाए, आपके मोबाइल को नुकसान पहुंच जाए, या फिर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसे बनाए गए प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? मालवेयर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीओएस को अंजाम देने के लिए किस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विसेज को अंजाम देने के लिए किस प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? बोनेट, जॉम्बी, स्किल, ए और बी दोनों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि बोनेट और जॉम्बी, ये दो ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डिनायल ऑफ सर्विसेज को अंजाम देने के लिए भी बनाए गए होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिस्टम में अपलोड करने के बाद एक निश्चित समय पर फाइलों को नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टाइम बॉम्ब, लॉजिक बॉम्ब, बॉम्बिंग सॉफ्टवेयर, या फिर करप्टेड सॉफ्टवेयर। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। जैसे कि टाइम बॉम्ब होता है ना, टाइम बॉम्ब लगा दिया, उन्होंने टाइम लगा दिया कि 4:56 पर आपको फटना है। ठीक है, तो 4:56 पर ही वो फटेगा। इसी तरह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। ये क्या करता है? तो आपने जैसे किसी के मोबाइल में सॉफ्टवेयर डाल दिया, ठीक है, और आपने उसमें टाइम फिक्स कर दिया कि 4:56 पर आपको एक्टिवेट हो जाना है, तो फिक्स 4:56 पर ही वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करना होगा वो क्रिएट करने लगेगा सिस्टम में या फिर मोबाइल में। इसे हम लॉजिक बॉम्ब कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अभी साइबर सिक्योरिटी के ही प्रश्न चल रहे हैं आपके। देखिए, विज्ञापन से संबंधित सूचनाओं को बार बार प्रदर्शित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? एडवेयर, एड बॉम्बिंग, एड इन्फॉर्मेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उसे हम एडवेयर कहते हैं। एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? बस विज्ञापन, यानी कि ऐड को आपको बार बार ऐड ही दिखाता रहता है। ठीक है ना, लीजिए रिन साबुन आ गया, लीजिए ये आ गया, वो गया, वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम एडवेयर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपने आप ओपन होने वाली एक छोटी सी स्क्रीन जो पूर्ववर्ती सूचनाओं से संबंधित होती है क्या कहलाती है? स्क्रीन विंडो, स्मॉल विंडो, पॉपअप विंडो, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उसे हम पॉपअप विंडो कहते हैं। यानी कि
आपको अभी कुछ देर बाद दिखाई भी दी, जैसे हमारा कि मोबाइल, जैसे आपका ये वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पर लास्ट में आपको पॉपअप विंडो दिखेगी। पॉपअप विंडो में क्या होगा कि जो भी हमारे इससे पहले हमने जो भी आपके वीडियोस बनाए हैं उनकी एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और साइड में एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो हमारी और भी प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं और भी वीडियो देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह की जो हम मतलब कि सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो इसे हम पॉपअप विंडो कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसका तो एग्जाम्पल ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकली आपको देखने को मिल जाएगा ये वीडियो जैसे ही खत्म होगा उसके बाद आपको। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करते ही उससे संबंधित एक छोटा सा प्रोग्राम यूजर के मोबाइल में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फेक प्रोग्राम, फेक अकाउंट, कुकीज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की बात करें, सही आंसर सी, यानी कि उसे हम कुकीज़ कहते हैं। देखिए, आपने किसी वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, तो जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन की और आपने वहाँ पर सर्च किया टूथब्रश, ठीक है, तो अब आपके मोबाइल में एक कुकीज़ ऑलरेडी, जैसे आपने फ्लिपकार्ट ओपन किया ना, तो एक कुकीज़ नाम का जो प्रोग्राम होता है आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब आपने टूथब्रश सर्च किया, खरीदा नहीं आपने, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस लौट गए, लेकिन कुकीज़ में सेव हो गया कि इस बंदे को एक टूथब्रश खरीदना है। अब कुकीज़ क्या करेगा? एडवेयर को सारी चीज़ें बता देगा कि इसको जो है वो खरीदना है, क्या कहते हैं, एक टूथब्रश खरीदना भाई। टूथब्रश खरीदने के लिए इसने जो है सर्च किया था अपनी वेबसाइट पर आकर के। एडवेयर क्या करेगा? एडवेयर जाएगा और एडवेयर पॉपअप विंडो को बताएगा कि पॉपअप विंडो भाई साहब इसको बार बार अपन को ऐड दिखाना है। कौन सा ऐड दिखाना है? टूथब्रश का ऐड दिखाना है। क्यों? क्योंकि इसने टूथब्रश पर सर्च किया था, खरीदा नहीं है। तो वही वही पूरी सिस्टम चलने लगा। एडवेयर ने पॉपअप विंडो बताया। अब पॉपअप विंडो कुछ कुछ देर के बाद में आपकी स्क्रीन पर आया करेगी, बंद हो जाएगी, आएगी, बंद हो जाएगी और टूथब्रश का बार बार प्रचार आता रहेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। एडवेयर क्या करता है? पॉपअप विंडो को बताता है। पॉपअप विंडो क्या करता है? उस ऐड को आपको दिखाता है। तो दिखाने का काम पॉपअप विंडो का होता है, उसको बताने का काम किसका होता है? एडवेयर का होता है, और उस तक जानकारी पहुंचाने का काम किसका होता है? कुकीज़ का होता है। ठीक है, ये अपने आप आपके मोबाइल में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम खुद ही इसको बोलते हैं आने के लिए, ठीक है ना, वहाँ पर पहले पूछा जाता है कि कुकीज़ आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप पढ़ते नहीं हो, जल्दी में ओके कर देते हो, तो अपने आप आपके मोबाइल में आ जाता है। देखिए, किसी ऑडियो या वीडियो को मॉर्फ करना क्या कहलाता है? इसके लिए जरूरी है सबसे पहले आपको मॉर्फ पता होना चाहिए कि मॉर्फ क्या होता है। तो मॉर्फ का मतलब होता है कि किसी के चेहरे को हंसी मजाक में इस्तेमाल करना। जैसे कि आपने देखा भी होगा अरविंद केजरीवाल के चेहरे को कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब एक मतलब फेस होता है, उस पर जो है मफलर लगा दिया, लो भाई अरविंद केजरीवाल बन गए। अन्ना हजारे कैसे? तो एक फेस होता है, उसके ऊपर कैप लगा दी, वो व्हाइट वाली जो नेताजी वाली होती है, लो भाई ये अन्ना हजारे हो गए। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों को यूज करना हंसी मजाक के लिए, तो वो आपका मॉर्फ कहलाता है। ठीक है, तो किसी ऑडियो या वीडियो को मॉर्फ करना क्या कहलाता है? मॉर्फिंग, ऑडियो फेक, वीडियो फेक या फिर डीप फेक। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि उसे हम डीप फेक कहते हैं। देखिए, अगर दुर्भावना से उसको यूज किया जा रहा है तो वो डीप फेक कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप नहीं चाहते कि हमारा फेस यूज किया जाए, लेकिन फिर भी आपका फेस यूज कर लिया जाता है दुर्भावनापूर्ण तरीके से, तो वो डीप फेक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे पिछले 6 महीने के, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है तो यूनिट 9 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर के प्रश्न ज़्यादातर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो देखते होंगे तो आप अपने आप ही सारे प्रश्नों का जवाब देने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको हमारी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो से आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न। इसरो की घोषणा के अनुसार नई चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? कितनी कॉस्ट आने वाली है? 600 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ या फिर 300 करोड़? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसके आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 600 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है चंद्रयान 3 में। और उस कब जब पता है? जब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। ठीक है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वही इसमें काम करेगा, तब 600 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें आने वाला है। फिर भी बहुत सस्ता है भाई। ठीक है ना, नासा वासा तो पता नहीं कितना खर्च कर मारते हैं। ठीक है ना, इंडिया वाले तो ऐसे ही 400-500 करोड़ में पहुंच जाते हैं चांद पर। ठीक है ना, और जो नासा है या फिर जापान की है, जो चाइना वाले हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं। और भारत जो है पहले प्रयास में चंद्रमा पर पहुंचने वाला, मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो 600 करोड़ का खर्चा आने वाला, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन डेनियल सोलर स्कोप ने हाल ही में किस खगोलीय पिंड की उच्चतम रेजोल्यूशन से छवि ली है? ब्लैक होल, सूर्य, एकरास या फिर आकाशगंगा? तो बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन कौन सी है? तो याद रखिएगा, डेनियल सोलर स्कोप जो है दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सूर्य का इसने जो है चित्र लिया है। किसने? तो दुनिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन डेनियल सोलर स्कोप ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2020 में इसको बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आई स्टेम,
आई इसकी टेक, आई साइंस या फिर आई स्पेस? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है ए, यानी कि आई स्टेम नाम से यहाँ पर एक पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये करेगा क्या, तो जितने भी भारत में अनुसंधान केंद्र हैं उन सबको एक साथ में यहाँ पर लेकर के आने का प्रयास किया जा रहा है आई स्टेम के द्वारा। ठीक है, आई स्टेम पर सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा कि मोदी जी को या फिर सरकार को पता चलता रहेगा कि कौन कौन से अनुसंधान चल रहे हैं और कितना पैसा हमें किसको देना है। इसके लिए आई स्टेम चालू किया गया है, जो बेंगलुरु में अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक हुई थी उसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब याद रखना, आई स्टेम मोदी जी के द्वारा कहाँ पर, बेंगलुरु में विज्ञान कांग्रेस में, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शासन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहु मॉडल मंच का नाम क्या है, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? प्रताप, प्रगति, प्रणत या फिर पवन? बताइए, अब आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है ना, चलिए आंसर बताते हैं। ये प्रश्न भी हमने अपने करंट अफेयर वाली वीडियो में कराया, जो 7:30 बजे हम लेकर के आते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि प्रगति पोर्टल शुरू किया गया है शासन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित जो भी सूचनाएं होंगी वो आपको प्रगति पोर्टल पर आसानी से मिल सकती हैं। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है कि ये अभी आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका प्रगति का फुल फॉर्म है। प्रगति का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, कल भी हमने आपको बताया। ठीक है, और पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। अभी हाल ही में इसमें जो है अपडेट भी किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गूगल भारत के किस शहर में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र लॉन्च करने की योजना बना रहा है? गुरुग्राम, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर दिल्ली? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि दिल्ली में जो है गूगल अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र बनाने की यहाँ पर प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2021 में जहाँ तक है, 2021 के लास्ट तक जो है ये प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा भारत में। आगे बढ़ते हैं, देखिए किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई यानी कि आईसीयू वेंटिलेटर विकसित किया है? भारतीय विज्ञान संस्थान, एम्स, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी बेंगलुरु? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने प्रोजेक्ट प्राण के नाम से एक गहन देखभाल इकाई यानी कि आईसीयू वेंटिलेटर लॉन्च किया है। आईसीयू का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। बताइए आईसीयू वगैरह जो है ना, वेंटिलेटर वगैरह, ये सब चर्चा में रहे अभी कुछ दिनों में। आपको पता है वेंटिलेटर की कमी हो गई है, वेंटिलेटर बनाइए, तो वेंटिलेटर बाहर से मंगाया जा रहा है। अब यहाँ पर भारत के वैज्ञानिकों ने खुद ही वेंटिलेटर बना लिया और ये बहुत सस्ता वेंटिलेटर है। और जो प्राण नाम का वेंटिलेटर है ना, इसको मात्र 35 दिनों में भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार कर लिया था। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये काफ़ी सस्ता है, ठीक है ना, ये इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रिलायंस जियो द्वारा शुरू की गई मुफ्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? जियो मीट, वंदे भारत, हेलो इंडिया या फिर जूम इंडिया? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जियो मीट। जैसा कि आपको पता है जूम सबसे पहले आया, ठीक है ना, जूम के द्वारा जो भी मीटिंग वगैरह हो रही है, क्लासेज वगैरह जूम के द्वारा हो रही है। अब देखिए जियो क्या करता है ना, अगर जियो अगर चाहे तो आपके लिए बेड भी बना दे। ठीक है ना, भाई पता चला कि रिलायंस जियो का बेड आ रहा है, रिलायंस जियो का ब्रेड भी आ रहा है, रिलायंस जियो की रोटी आ रही है। ठीक है ना, तो एक जियो होगा, एक पतंजलि होगा, ये लोग हर जगह अपना पैर पसारना चाहते हैं ना। ठीक है, तो बेचारा जूम का अच्छा खासा काम चल रहा था, ठीक है ना, लेकिन रिलायंस जियो ने कहा ना ना ना, हम भी आएंगे भाई, हम भी जूम मीटिंग करेंगे। तो उन्होंने जियो मीट के नाम से एक यहाँ पर अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। याद रखिएगा, रिलायंस जियो के द्वारा चालू किया गया है जियो मीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस संगठन के सहयोग से कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ठीक है ना, तो वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जा रही है? आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इससे आपको एक प्रश्न कन्फर्म मिलने वाला है। इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके ना उतनी जानकारी आप कर लीजिए। 2 नंबर आपके पक्के हैं। पुणे में है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पुणे वाला जो है वो इसके प्रमुख हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में ब्रिटेन में भी अपनी एक ब्रांच खोली है। क्यों खोली है? क्योंकि इनका कहना ये है कि भारत में हम इतना ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि इतना स्पेस हमको नहीं मिल पा रहा है या फिर टेक्नोलॉजी इतनी नहीं मिल पा रही है, तो हम ब्रिटेन में भी एक ब्रांच खोलना चाह रहे हैं। यहाँ से भी हम वैक्सीन का उत्पादन करके भारत को भेज सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 100 मिलियन खुराक उत्पादन का लक्ष्य रखा है किसके सहयोग से? यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की मदद से इन्होंने कहा है कि हम वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का उत्पादन करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है, आधार पुणे वाला इसके अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी ने ब्लू जीन्स नाम से अपना नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? अब जब जियो आ गया, जूम आ गया, तो भाई इनमें से एक कंपनी और है, वो भी कभी पीछे नहीं रहती है। कौन सी है आइए देखते हैं। जियो प्लेटफॉर्म, भारती एयरटेल, अमेजॉन या फिर फेसबुक?
आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि भारतीय एयरटेल। एयरटेल ने भी कहा अरे बेटा तुम भी आ गए हो, चलो हम भी आ रहे हैं पीछे से, हम थोड़ी पीछे रहेंगे। तो भारतीय एयरटेल ने अपना ब्लू जींस नाम से नया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा बन गया है? ये भी करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने डेली करंट अफेयर वाली अपनी वीडियो में इसको कराया भी था, अगर आपको याद हो, जो लोग डेली करंट अफेयर हमारी वीडियो देखते हैं। भोपाल, मल्लपुरम, लद्दाख या फिर जयपुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि मल्लपुरम, जो कि केरल में स्थित है। तो केरल में स्थित मल्लपुरम सबसे बड़ा कंप्यूटर साक्षर जिला बन गया, सबसे पहला कंप्यूटर साक्षर जिला बन गया। यानी कि एक एक बंदे को कंप्यूटर आता है, ठीक है ना, समझ लीजिए क्या लेवल होगा वहाँ का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान के लिए अपने सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित कर दिया? यहाँ से आपके ई कॉमर्स के प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने पुलिस द्वारा चेहरे की पहचान के लिए अपने सॉफ्टवेयर को प्रतिबंधित कर दिया है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक या फिर मिंत्रा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि अमेजॉन ने अभी अभी देखो, अमेजॉन का एक ऐप हुआ करता था जिसको पुलिस यूज करती थी अपराधियों के फेस को स्कैन करने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इसमें एक प्रॉब्लम आने लगी, यानी कि जो गोरे लोग होते हैं उनका तो फेस साफ उसमें आता है, साफ पहचान में आ जाता है, लेकिन जो थोड़े से सांवले होते हैं उनका फेस उसमें साफ स्कैन नहीं हो पा रहा था, साफ यूज में नहीं आ पा रहा था। ठीक है ना, इस वजह से अमेजॉन ने कहा है कि भाई तुम ऐसा करो, हमारा ऐप यूज करना बंद कर दो, हमको अपना ऐप यूज नहीं करवाना है। ठीक है ना, तो इस ऐप को मना कर दिया किसने? अमेजॉन ने भारतीय पुलिस को मना कर दिया यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और ये करंट का प्रश्न है, याद रखिएगा। द सरस कलेक्शन किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण पंचायती राज मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। और सरस कलेक्शन न्यूज़ में बना रहा है, तो केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा 10 सरस कलेक्शन लॉन्च किया गया है। अब इसमें इससे क्या होगा? देखिए 10 सरस कलेक्शन में जो भी किसान भाई हैं, जो भी आपके महिलाएं घर पर काम करती हैं, जैसे कि लिज्जत पापड़ जब शुरू में बना था तो कोई नहीं जानता था लिज्जत पापड़ क्या है, कुछ ऐसे ही होगा, कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन महिलाओं ने जो है जहाँ पर बनाना पापड़ बनाना शुरू किया, धीरे धीरे वो इतना फेमस हो गया कि आज एक ब्रांड बन चुका है लिज्जत पापड़। ठीक है ना, है वो कैसा कुटीर उद्योग ही है। तो ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 10 सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया है भारतीय सरकार के द्वारा। ऑनलाइन माध्यम से उनकी बिक्री की जाएगी, उनके सामानों की, जो भी बुनकर होते हैं उनके सामानों की, जो भी महिलाएं हैं, महिलाएं जैसे कि पापड़ वगैरह बनाती हैं, अचार वगैरह बनाती हैं, तो इनके सामानों को ऑनलाइन यहाँ पर बेचने के लिए 10 सरस कलेक्शन को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नाम से एक कार्यक्रम चालू किया है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज या फिर नायका? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि अमेजॉन ने यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर स्थानीय दुकानें नाम से एक कार्यक्रम चालू किया है। सर अब ये स्थानीय दुकानें क्या हैं? तो देखिए, जो आपके फुटकर विक्रेता होते हैं, जैसे कि आपके घर पे, जैसे कि हमारे यहाँ एक कल्लू बनिया जी हैं, ठीक है ना, कल्लू बनिया की दुकान है, ठीक है ना। अब क्या लॉकडाउन में क्या हुआ कि उनकी दुकान बंद हो गई, क्योंकि अब लॉकडाउन में मना था, एक दूसरे के आसपास जाना लॉकडाउन में मना था, ठीक है ना, 2 गज की दूरी बनाना जरूरी था। तो अब सामान कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए, इसके लिए अमेजॉन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम रखा स्थानीय दुकानें। यानी कि आप फ़ोन करेंगे, अमेजॉन वाला आएगा आपके पास में, आपका सामान आपकी दुकान से उठाएगा और जिसको देना है वो वहाँ पर पहुँचाएगा। तो इसको जो है स्थानीय दुकानें नाम दिया गया, अमेजॉन ने इसको लॉन्च किया गया, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी लाइफ स्टाइल और फैशन कॉमर्स पोर्टल जबोंग को बंद कर दिया? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, फेसबुक, गूगल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसने अपने जबोंग फैशन कॉमर्स पोर्टल को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया सर? कुछ रीजन तो होगा। तो देखिए, जबोंग पोर्टल जो है इसका जो आप डाउनलोडिंग कम होने लगी थी, यानी कि आपको पता है कि जैसे आप रेटिंग वगैरह देते हैं ना, जैसे हमारा ये वीडियो है तो इसको भी रेटिंग दीजिएगा। आप रेटिंग कैसे देंगे? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमको रेटिंग मिलेगी, ठीक है ना। रेटिंग मिलेगी तो हम मतलब हमारे मन में रेटिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमको कहीं पर याहू या फिर गूगल वगैरह रेटिंग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमको अंदर से लगेगा हाँ यार बात तो सही है, लोग हमारी सहायता कर रहे हैं, तो हम फिर आपके लिए और प्रैक्टिस सेट, कुछ नई चीज़ें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, आपके 2021 में जो एमपीपीएससी आने वाली है उसके लिए कुछ एक बेहतरीन सी प्लानिंग करेंगे। बस ज़रूरत है आप हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए, सही आंसर हो गया फ्लिपकार्ट। तो इसका जबोंग को इसने बंद कर दिया क्योंकि इसकी डाउनलोडिंग बहुत कम हो गई थी। तो याद रखना जबोंग किसका था? याद रखिए, जबोंग जो है वो फ्लिपकार्ट का था। अब जबोंग पर जो ग्राहक थे सर वो कहाँ जाएंगे? वो मतलब जो भी काम कर रहे थे वो कहाँ जाएंगे? तो उनको मिंत्रा पर जो है मतलब बदल दिया गया है। जो भी जबोंग पर जितने भी ग्राहक थे उनको मिंत्रा पर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो मिंत्रा भी फ्लिपकार्ट की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए,
ई कॉमर्स के कार्य की बेहतर समझ के लिए ई कॉमर्स बाजार अध्ययन किसके द्वारा चालू किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय उद्योग आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ई कॉमर्स के कार्य की बेहतर समझ के लिए ई कॉमर्स बाजार अध्ययन नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यानी कि देखिए, जैसे हम आप लोग हैं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनको तो पता है ई कॉमर्स कैसे किया जाता है। अभी भी आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, जो डरते हैं, अरे घर पे कैसे सामान आ जाएगा, कुछ गलत ना निकल जाए, मोबाइल मंगाया है साबुन ना निकल जाए, ठीक है ना। तो अभी भी लोग डरते हैं ना, ठीक है। और आगे ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकसित होने वाला है, ठीक है ना। तो लोगों को इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों में इसकी समझ बढ़ाने के लिए जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ई कॉमर्स बाजार अध्ययन नाम से एक यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है, एक प्रोग्राम यहाँ पर चालू किया गया है, जिसके माध्यम से इनको ई कॉमर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो प्रोजेक्ट जीरो का संबंध किस ई कॉमर्स कंपनी से? ये बहुत चर्चा में रहा था प्रोजेक्ट जीरो। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अलीबाबा, अमेजॉन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि अमेजॉन ने यहाँ पर प्रोजेक्ट जीरो चालू किया है। सर ये प्रोजेक्ट जीरो का मतलब क्या है? तो मतलब बता देते हैं आपको। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं आपको डीपली जानकारी देते हुए चलें, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी अगर घूम कर प्रश्न आ गया, घुमा करके प्रश्न पूछ दिया गया, तो आप फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सक्सेस जंक्शन का हिस्सा है और सक्सेस जंक्शन हमेशा डीपली जानकारी देता है। तो आपको बता दें कि क्या होता है अमेज़न ने प्रोजेक्ट जीरो का क्या मतलब है। देखिए, प्रोजेक्ट जीरो में ऐसे जो भी कुछ उत्पाद होते हैं, जो मतलब कि खराब उत्पाद लोगों के पास भेज देते हैं, नकली उत्पाद जो है लोगों के पास में भेज देते हैं, ठीक है। और अब नाम किसका खराब होता है? नाम अमेज़न का खराब होता है, क्योंकि अमेज़न जो है वो उसके माध्यम से आप तक चीज़ें पहुंच रही हैं। तो अमेज़न ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जीरो चालू किया है, जो वहीं पर उनको चेक कर लेगा कि आपका सामान सही है या गलत है, मानक उत्पादों पर सही खरा उतर रहा है या फिर गलत है। अगर गलत पकड़ा जाता है तो वहीं से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा वो सामान, ठीक है ना। तो इसी को जो है प्रोजेक्ट जीरो नाम दिया है, अमेज़न के द्वारा चालू किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वदेशी कारीगरों को मंच पर लाने के लिए फ्लिपकार्ट ने कौन सी पहल लॉन्च की है? प्रोजेक्ट जीरो, प्रोजेक्ट समर्थ, प्रोजेक्ट सारथी या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि प्रोजेक्ट समर्थ यहाँ पर लॉन्च किया गया है स्वदेशी कारीगरों को मंच पर लाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, एक तो प्रतिस्पर्धा आयोग ने लॉन्च किया था, ठीक है ना, और एक यहाँ पर स्वयं प्रोजेक्ट समर्थ लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट के द्वारा। फ्लिपकार्ट ने खुद बोला कि देखिए, जो भी स्वदेशी कारीगर हैं, जैसे कि बुनकर हो गए, जैसे कि यहाँ पर जो पेंटिंग वगैरह करते हैं, जो भी कारीगर लोग हैं, ठीक है, वो अपनी प्रतियों को जो है फ्लिपकार्ट के पास भेजेंगे, फ्लिपकार्ट उनको लोगों तक पहुँचाएगा, और इसके लिए फ्लिपकार्ट ने प्रोजेक्ट समर्थ लॉन्च किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट समर्थ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ में आपको बता दें कि सितंबर में आपके एमपीपीएससी 2021 के फॉर्म आ जाएंगे। आ जाएंगे मतलब आ ही जाएंगे, ठीक है, होना ही होना है। नवंबर 2021 में एमपीपीएससी का प्री एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि देखिए, पीएससी मतलब कि इस साल 2 एग्जाम कराना चाहती थी, ठीक है ना। कुछ आपके कोरोना की वजह से, कुछ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से जो है आपका ऐसा लग रहा था कि 2 एग्जाम नहीं करा पाएगी, लेकिन किसी ने कैलेंडर अपडेट किया हो या ना किया हो, लेकिन एमपीपीएससी ने कैलेंडर अपडेट कर दिया है, यानी कि आपका नवंबर 2021 में दूसरा एग्जाम एमपीपीएससी 2021 आने वाला है, ठीक है ना। और लगभग 550 से ज़्यादा पोस्ट हैं, जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है। अब देखिए, हम क्या करने वाले हैं, अभी आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका इसी में हो जाए। और भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ, जितने लोग भी यहाँ पर सक्सेस जंक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका इसी में हो जाए। मान लीजिए किसी कारणवश, या फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई है, या फिर अभी आपने अभी अभी जो है ग्रेजुएशन किया है और बस प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को हम बता दें कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा 25 तारीख को, 26 का गैप करके 27 से विथ डिटेल, पूरी डिटेल में आपका एमपीपीएससी का सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट में आपको इतनी जानकारी देते हैं डिटेल में, तो समझ लीजिए जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे तो कितनी जानकारी आपको देंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देने वाले हैं, ठीक है ना। 27 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एमपी जीके से हम स्टार्ट करेंगे, एमपी के बाद में कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, यूनिट 9, यूनिट 2, यूनिट 5, सारी चीज़ें आपकी कराने वाले हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट भी कराने वाले हैं, 1 रुपये नहीं लेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा ये कोशिश है, हमारी ये कोशिश है कि जो ऐसे विद्यार्थी जिन पे मतलब इतने पैसे नहीं है कि वो ऑनलाइन पढ़ सकें, ठीक है ना, परचेज करके पढ़ सकें, वो लोग मतलब कि हम ये काम नहीं करते कि 2 वीडियो हमने अच्छे डाल दिए, आप लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छा वीडियो है, फिर हमने उसको सारे प्राइवेट कर दिए, लाओ पैसा। ये अपना काम नहीं है, ठीक है ना। जो वीडियो अपलोड करेंगे सारे वीडियो आपको बिल्कुल खुले मिलेंगे, कोई यहाँ पर प्राइवेट नहीं मिलेगा, हर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एक बात और बता दें, 7:30 बजे आपके लिए जो हम करंट अफेयर लेकर के आते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी से ही पढ़ते चलिए, अभी चलिए, अभी तो करंट अफेयर नहीं पढ़िए, क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है। एग्जाम दीजिए 25 के बाद, कुछ कीजिए या ना कीजिए, सुबह 7:30 बजे वाली करंट अफेयर वाली वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और आपका जो है जो आपका ये होता है
अवार्ड, इसको हम सब डिस्कस करते हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। तो याद रखिएगा 5 दिन के बाद आपको करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ जानकारी थी जो हमने आपको दे दी, आपके लिए अति महत्वपूर्ण थी, ठीक है। देखिए, तो स्वदेशी कारीगर ये वाला अपना हो गया, प्रोजेक्ट समर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी ने निर्बाध लेन देन के लिए भारत में अपना वन टच कार्यक्रम लॉन्च किया है? पेपाल इंडिया, गूगल पे, अमेजन पे या फिर फोन पे? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि पेपाल इंडिया ने निर्बाध लेन देन के लिए भारत में अपना वन टच कार्यक्रम लॉन्च किया है, और गूगल मैप की सहायता से, ठीक है ना। तो गूगल मैप की सहायता से पेपाल इंडिया ने भारत में अपना पहला वन टच कार्यक्रम लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस कंपनी ने अभी हाल ही में किसानों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आई मंडी चालू किया है? तो आई मंडी के नाम से किसने चालू किया है किसानों के लिए प्लेटफॉर्म? फ्लिपकार्ट, ई किसान, इफ्को या फिर एमडी फर्टिलाइजर? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि इफ्को ने यहाँ पर आई मंडी के नाम से जो है किसानों के लिए ई कॉमर्स पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनलाइन भुगतान पर सब्सिडी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? मतलब कि अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो हम आपको सब्सिडी भी देंगे भाई, ठीक है। बस आप ऑनलाइन खरीदारी करिए, ये चाहता है। कौन सा देश है ऐसा? आइए देखते हैं। चीन, भारत, अमेरिका, जापान? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भारत एक पहला ऐसा देश बन गया है जो मतलब कि अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी सीधे भारत सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो भारत ऐसा पहला देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब आपके स्क्रीन पर पॉपअप विंडो दिखने लगी होगी, जिसका कि हम कह रहे थे आपको हम प्रैक्टिकल करा देंगे कि पॉपअप विंडो क्या होती है। तो पॉपअप विंडो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दी हुई है। एक तरफ आपको यूनिट 9 की पूरी प्लेलिस्ट है, आप यूनिट 9 पूरा पढ़ सकते हैं जाकर के। एक तरफ आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहा है, आप इस वीडियो पर भी क्लिक करके पढ़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। तो बाकी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही ये डिसाइड करेगा कि इसका अगला पार्ट आए या फिर नहीं आए, ठीक है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।